हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ भव्या कुछ बोलना है क्या? नो मैम, वो गलती से हो गया था मैम। ओके ओके, हाँ आरुष बोलिए। मैम मुझे अव्यय समझ नहीं आए। तो इसके संस्कृत के? ये मैम हिंदी के। हिंदी के अव्यय? यस मैम। हिंदी के अव्यय मैंने अभी आपको कहाँ समझाए हैं? अच्छा आपके उसमें लेसन में आए होंगे, मतलब अभी सिलेबस में आए हैं। यस मैम, मैम उसके प्रकार क्या होते हैं वो नहीं आया समझ। हिंदी के अव्यय आपको दिए हैं उसमें ना? यस मैम आए। सिलेबस में, ठीक है मैं समझ गई हूँ। ये आपका एक पार्ट है कौन सा वाला, जिसमें वो है ना समुच्चय बोधक शब्द बनने के लिए, जैसे मुनिया रात को सो रही थी कि उसने सपना देखा, किस पार्ट में है वो? एक पार्ट में एक्सरसाइज है। वैसे तो अव्यय क्या है वो मैं अभी बता दूंगी आपको और डिटेल में, लेकिन एक पार्ट के एक्सरसाइज में आए हैं, अभी मैं देख लूंगी, है ना? ठीक है मैम जो अभी देख नहीं सकती। नहीं, अव्यय मैं बता दूंगी आप लोगों को। अव्यय 5 प्रकार से होते हैं हिंदी में। अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय होते हैं। अव्यय 5 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण होता है, वो भी अव्यय होता है। समुच्चय बोधक होता है, माने 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं, तथा, और, की, यद्यपि, चूंकि, हालांकि, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये अव्ययी होते हैं। समुच्चय बोधक होते हैं। संबंध बोधक होते हैं, के, सामने, के, पास, के, पर्यंत, इस तरीके से। और विस्मय आदि बोधक शब्द भी अव्ययी होते हैं। जो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं ना, वो भी अव्ययी होते हैं। उसके बाद निपात जो होते हैं वो भी अव्यय होते हैं। इस तरीके से अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, मैं डिटेल में दे दूंगी, ठीक है। अभी आज मैं इसका कर लेती हूँ एक चैप्टर आज मुझे। अच्छा आप लोग ये बताओ, चलो ठीक है मैं चेंज ही कर देती हूँ थोड़ा सा ना, ठीक है। पहले क्लास शुरू करते हैं ना, उसके बाद मैं ग्रामर पे ही आ जाती हूँ, आपको ग्रामर ही समझा देती हूँ जो आपको असेसमेंट 3 में आ रही है, ठीक है। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट। ओमकार। साईराम। एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, एक तो अव्यय बताए हैं, और कौन सा बताए हैं? व्याकरण कौन सा आ रहा है आपका? अव्यय। यस मैम। भव्य नहीं बोले। आरुष, कौन कौन सी व्याकरण आ रही है आपके उसमें? मैम अव्यय आ रहे हैं मैम, और विशेषण आ रहे हैं। विशेषण, ओके। मैम कारक। मैम कारक। कारक, ओके। सर्वनाम। सर्वनाम, ओके। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि। मैम वाक्य शुद्धि होगा ना? यस ओके। मैम। शब्दार्थ। शब्दार्थ होंगे, वो तो पाठ से ही होंगे। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये तो हमने आपको समझाई है अच्छे से पहले। मैम समश्रुति। मैम समश्रुति। समश्रुति, ओके। मैम शुद्ध वर्तनी। विलोम। शुद्ध वर्तनी तो आप लोग करेंगे, खुद ही करेंगे शुद्ध वर्तनी। मैम विलोम। मैम विलोम। विलोम शब्द। विलोम, विलोम शब्द। विलोम, मैम ओके। प्रत्यय। एक करके बोलो, एक करके बोलो। मैंने जिसको बोला वो तो बोल नहीं रहा है, सब बोले जा रहे हैं। प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण उपसर्ग प्रत्यय। ये प्रश्न निर्माण हिंदी में कहाँ से आता है? मैम प्रत्यय। मैम उपसर्ग और प्रत्यय। मैम प्रश्न निर्माण नहीं है। और प्रत्यय, इसीलिए बोले ना कोई एक बोलो। मैं संस्कृत में नहीं पूछ रही हूँ, मैं हिंदी में पूछ रही हूँ। देखिए मैम हिंदी में नहीं है।
मैम प्रत्यय। अब मैं एक बार, आप लोग सारे लोग माइक ऑफ करो, भव्य और वैशाली दोनों लोग माइक ऑफ करो। चलिए अब देखिए, मैं एक बार बता रही हूँ कि ये हिंदी व्याकरण है, यदि कुछ छूटा है तो बता देना। अव्यय, विशेषण, कारक, सर्वनाम, वाक्य शुद्धि, शब्दार्थ, भाववाचक संज्ञा, समश्रुति भिन्नार्थक, शुद्धवर्तनी, विलोम, उपसर्ग और प्रत्यय। मैम लिंग। हाँ मैम आपने मैम लिंग। लिंग नहीं है, सिलेबस में सर्वनाम नहीं लिखा। सर्वनाम नहीं है ना, तो सर्वनाम हटाओ। लिंग है, नो मैम लिंग भी नहीं है। नो मैम लिंग नहीं है। नहीं है। हाँ तो एक बार फिर से देखिए, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अव्यय, विशेषण, कारक, वाक्य शुद्धि, मैम विशेषण भी नहीं है। विशेषण भी नहीं है। चलिए, शब्दार्थ, भाववाचक संज्ञा, श्रुति सम, शुद्धवर्तनी, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय। मैम वचन। हाँ मैम वाक्य शुद्धि लिख ली आपने। हाँ, वाक्य शुद्धि। वचन मैम है योजक क्या? अव्यय। मैम योजक अव्यय है। योजक अव्यय, योजक अव्यय होंगे, पूरे अव्यय नहीं होंगे। यस मैम योजक अव्यय है। यस मैम अव्यय नहीं, योजक नहीं। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, लास्ट वन, आप पहले पूरा सुन लेंगे और टिक करते जाएंगे। कोई भी एक बच्चा टिक करता जाए। देखिए, कारक, वाक्य शुद्धि, शब्दार्थ, भाववाचक संज्ञा, समश्रुति, शुद्धवर्तनी, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय और योजक अव्यय। मैम उपसर्ग भी नहीं है। चलिए, केवल प्रत्यय है। यस मैम। अब कोई और चीज छूटा है मुझसे? नो मैम। मैम No, वचन। आरुष मैम बोल रहा वचन नहीं। है बच्चन मैम नहीं। वचन नहीं है। वचन सिलेबस में है ही नहीं। अभी इसके सिलेबस में नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। हाँ, मैम आपने कारक बोल दिया। मैं फिर से बोल रही हूँ, कारक, वाक्य शुद्धि, शब्दार्थ, भाववाचक संज्ञा, समश्रुति, शुद्धवर्तनी, विलोम, प्रत्यय, योजक अव्यय। यस मैम। बस ये सब आपके, सब आपके पाठ आधारित व्याकरण है। ये सब आपकी पाठ आधारित व्याकरण है जो आपके पाठ आ रहे हैं। कौन कौन से पाठ आ रहे हैं आपके? लेसन 10, 11, 12, 13। 12 एंड 13, इन्हीं के पीछे सब कुछ दिया हुआ है। चलिए मैं एक बार आपको उस व्याकरण को रिवाइज करा दूंगी। चलो मैं यही करती हूँ। चलिए शुरू करें। हम आपको एक बार वही व्याकरण पूरा दिखाते हैं, उसी के आधार पर वो नहीं आएगा लेकिन वैसा ही कुछ आएगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम दीक्षा पे जाते हैं। चलिए, वैसे तो हमने ये राम वनगमन वाला पार्ट निकाल के रखा था कि हम इसको पढ़ाएंगे आपको, लेकिन चले हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। चल पुस्तक ही निकालते हैं, इसी से आपको समझ में आएगा। चलो यहां से हम आपके व्याकरण बताते हैं। कारक तो हमने आपको पहले भी समझाए थे, याद है आपको? कारक हमने आपको पहले समझाए थे। यस मैम। हाँ यस मैम। कारक हमने बताया था। जैसे यहाँ पर दिया ना, का, की, के, दो संज्ञाओं का संबंध बतलाते हैं, तो कारक हमने इसमें कारक चिन्हित थे कि भाई, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला पार्ट देखते हैं जो देखकर भी नहीं देखते। इसमें क्या क्या है आपके में, चलो आके देखते हैं। भाषा की बात यहाँ आ जाता है। भाषा की बात यहाँ से शुरू होती है। भाषा की बात, ये स्पर्श, कुछ शब्द दिए गए हैं, किनका स्पर्श है ये नहीं। अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता को देखकर मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। खुशी और सुंदरता, ये दोनों भाववाचक संज्ञा। खुश, खुश शब्द से ये ई प्रत्यय जोड़ने पर ये बना है खुशी। सुंदरता माने सुंदर, विशेषण से ता प्रत्यय लगाकर बना है सुंदरता, भाववाचक संज्ञा।
ये भी मैंने भाववाचक संज्ञा आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके उसमें आई थी। जैसे ऊपर ऊपर रेखांकित संज्ञाएं, रेखांकित माने अंडरलाइन, क्रमशः भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, ऐसी भाववाचक संज्ञा कहलाती है जो गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं को संबंध किसी दिशा या किसी कार्य से होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इनसे जुड़े शब्दों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। खुशी मतलब एक से पर्टिकुलर दिखाई नहीं देती, सिर्फ किसी कोई खुश है उसकी खुशी हमें दिखाई देती है, महसूस करते हैं हम, देखकर या छूकर नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा मैंने पहले भी बताई थी, जिससे मन के भाव होते हैं, इसे न तो देखा जा सकता न स्पर्श किया जा सकता, केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया है, देखिए ये आया है मिठास, मीठा शब्द से बना मिठास। भूख, भूखा शब्द से बना भूख। शांति, शांत, शांत शब्द है इससे बना शांति। ये भाववाचक संज्ञाओं में कन्वर्ट हुए। भोलापन, भोला, भोला से बना भोलापन। बुढ़ापा, बूढ़ा संज्ञा से यह अपर प्रत्यय लगाकर हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। घबराहट, घबराना, क्रिया से हमने आहट प्रत्यय लगाकर बनाया घबराहट। बहाव, बहना, बहना क्रिया है और आव प्रत्यय लगाकर हमने बनाया बहाव। फुर्तीला, फुर्तीला विशेषण है, वहां से हमने फुर्ती शब्द बनाया और ला प्रत्यय लगा दिया। ला प्रत्यय नहीं, फुर्ती, फुर्ती, फुर्तीला होगा ना तो विशेषण हो जाएगा, ला प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन फुर्ती भाववाचक संज्ञा है। ताजा, ताजा से भाववाचक संज्ञा बनाया हमने ताजगी। क्रोधित क्रिया से हमने क्रोध बनाया भाववाचक संज्ञा। मजदूर संज्ञा से हमने मजदूरी भाववाचक, मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। और उससे देखिए कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो मूल होती है, कुछ भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर हम बनाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाओं में, विशेषण में और क्रियाओं में और सर्वनाम में हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। एहसास, एहसान, ये भी क्रिया है और उससे हमने एहसास बनाया है। अब ये तो आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी के आधार पर कुछ ऐसी भाववाचक संज्ञाएं आपसे पूछी जाएंगी। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया एक उदाहरण के तौर पर, मिठास भाववाचक संज्ञा बनी है जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से या क्रिया से, तो आप क्या बताएंगे? बोलो। विशेषण से। हाँ, मीठा विशेषण है, मीठा विशेषण है। जैसे भूख, भूखा कौन सा विशेषण, सॉरी किससे बना है, एक उदाहरण के तौर पर पूछते हैं तो। मैम भूख, भूखा, भूख, भूख जो भाववाचक संज्ञा है वो किस, अरे ये भूख तो भाववाचक है, लेकिन ये सर्वनाम से बनाया गया है कि संज्ञा से बनाया गया है, जातिवाचक संज्ञा से बनाया गया है कि विशेषण से बनाया गया है कि क्रिया से बनाया गया है? क्रिया, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो भूख है ही। मैं आपको पूछूंगी भाववाचक संज्ञा बनी कैसे? विशेषण से। भूखा, भूखा एक विशेषण है, वह आदमी भूखा है, भूखा उसकी विशेष कैसा है, वो आदमी भूखा है, वहां से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी भूख। जैसे शांति, शांति भी शांत विशेषण है, भोला भी विशेषण है, उससे भोलापन संज्ञा बनी। बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनेगी। घबराहट, घबराना क्रिया है, क्रिया से आहट प्रत्यय लगाकर घबराहट जातिवाचक संज्ञा बनेगी। बहना, बहना भी क्रिया है, उसमें आव प्रत्यय लगाकर हमने जातिवाचक संज्ञा बनाया।
फुर्तीला विशेषण था, वहां से हमने फुर्ती। ताजा विशेषण है। क्रोध, क्रोध करना, ये क्रिया है। मजदूर जातिवाचक संज्ञा से बना है। एहसान क्रिया है। माने किन शब्दों से, एहसास है वो तो, लेकिन एहसास शब्द है, ये भाववाचक है एहसास, लेकिन एहसास बना किससे? एहसान से। आपने मेरे पूरा ऊपर क्या एहसान किया, तो एहसान से बना एहसास। ये सारी भाववाचक क्रियाएं हैं। अभी भी किसी को यदि भाववाचक क्रिया में कंफ्यूजन है तो मुझे पूछिए। क्योंकि भाववाचक क्रियाएं वो होती हैं जिनको हम केवल महसूस करते हैं, छूकर और देखकर नहीं बता सकते हैं। जैसे संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा होती है। ये कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, कुछ जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया से मिलकर में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मैम हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम एहसान तो बहुत अलग शब्द हो जाएगा एहसास से। क्यों हो एहसान जाएगा? मैम, क्योंकि एहसान करना मतलब किसी के ऊपर उपकार करने जैसा होता है, और एहसास कुछ महसूस करना होता है। महसूस करना, एहसास। अच्छा, तो मूल हो जाएगा एहसास, किसी से नहीं बना, ये मूल वो है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखें, आगे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। समश्रुति आप लोग कह रहे हैं बार बार कि समश्रुति आएगा, है ना। तो देखिए समश्रुति का ये होता है, समश्रुति सुनने में समान लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। उनमें एक मात्राओं के अंतर होता है। जैसे अवधि, अवधि माने एक समय सीमा, एक समय सीमा को अवधि बोलते हैं। जैसे 1 वर्ष की अवधि, जैसे राम 14 वर्ष की अवधि के लिए वनवास गए। अवधि बड़ी की मात्रा आई तो भाषा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में लिखा, है ना। और की तरफ, वह दक्षिण दिशा की ओर गया है। और माने अतिरिक्त, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। में कारक चिन्ह है। किताब में सब कुछ लिखा है, ठीक है। मैं उस किताब को पढ़ता हूं, ठीक है ना। दिन माने दिवस, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। दीन, संत दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। दीन माने परेशान दुखी व्यक्ति। मेल माने मिलाप, संसार में आपस में या दुनिया में लोग आपस में मेल मिलाप करके रहते हैं। मिलाप माने मिलन, एक दूसरे के साथ जुड़ना, मेल। मैल गंदगी, उसके बर्तन पर बहुत सारा मैल जमा हुआ है, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब सिल, सिल मतलब होता है पत्थर, जिस पर हम लोग कभी, आप लोगों के घरों में भी होगी एक सिल होगी जिस पर पत्थर से चटनी वगैरह मसाला वगैरह पीसते हैं, है चटनी ना। बनाई जाती है। हाँ। शील माने एक अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, अच्छा गुण। शील माने सिल पर जो चटनी पीसी वो बहुत स्वादिष्ट थी। राम शीलवान व्यक्ति है, अच्छे गुणों से युक्त है। अभी हम इसको डिटेल में भी एक बार और ले लेंगे। वैसे मुझे लगता है ये पढ़ा दिया होगा मैंने। अब जैसे देख लीजिए, एक आपको बताया ना कि आपको एक चित्र देखकर आपका वाक्य मतलब पूछा जाए, जैसे ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र में क्या क्या आपको दिख रहा है वो वर्णन करना है ना। तो इस तरीके का एक चित्र भी आपको इसमें आएगा। चलिए, और नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा है? संसार पुस्तक है। चलो इसमें देखो, संसार पुस्तक में हम देख लेते हैं कि क्या ग्रामर है और फिर कौन सी ग्रामर रह जाएगी आपकी, मैम इसको डिटेल में। हाँ
मैम आपकी बोलिए। स्क्रीन में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा। किसकी? मैम हो रहा है। मैम नो वो मैम, है, योर स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल। अब देखो यहाँ से अनुमान और कल्पना, यहाँ से भाषा की बात शुरू होती है। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाओं से तो ये तो हम लोगों ने कर लिया था कि और कौन कौन सी समानताएं हैं। लुढ़क, ढकेलना माने किसी के द्वारा धक्का मारना, गिरना माने कहीं से गिरना, खिसकना माने रखी हुई चीज को खिसकाना। तो ये तो हमने पहले भी कर लिया था। प्रत्यय आ रहे हैं, देखो, चमकीला, पथरीला, कटीला, रसीला, जहरीला, ईला प्रत्यय है। अब देखिए उसने बोला था, किसने, आरुष ने, कि अव्यय समझ नहीं आया। देखिए इसी पाठ में अव्यय है, योजक अव्यय है, योजक अव्ययों का प्रयोग है। यहाँ पर योजक अव्यय देव है, बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि। ये अव्यय क्या करते हैं? ये वाले समुच्चय बोधक अव्यय हैं ये। और ये समुच्चय बोधक अव्यय आपके दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गया? समुच्चय बोधक अव्यय है, ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर ये सब हमने किया है ना। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले जाना चाहती हूँ। परंतु कृष्ण, परंतु मैं मेले जाना चाहती हूँ। तो यहाँ परंतु ने क्या किया? दो वाक्यों को जोड़ा। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, ये एक वाक्य हो गया। मैं मेले देखना जाना चाहती हूँ, मेले में जाना चाहती हूँ, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। इसको किसने जोड़ा? परंतु ने ना। किसने जोड़ा? परंतु ने। तो ये परंतु योजक अव्यय है। जो अव्यय क्या होता है, देखिए और थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन आ जाए। जैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार जो शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं। कैसे विकारी होते हैं? देखिए, संज्ञा, संज्ञा पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है। संज्ञा एक वचन होती है, संज्ञा बहुवचन होती है ना? ठीक है ना? तो इसमें लिंग वचन के अनुसार, इसमें और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन आता है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों में, संज्ञा और सर्वनाम दोनों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। अब देखिए कैसे, बालक एक वचन है, बहुवचन भी बालक होगा, लेकिन बालकों ने, कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन आ गया। बालक, केवल बालक तो नहीं रहा कि हर जगह बालक ही प्रयोग हो रहा है ना? वह सर्वनाम है, उसने, उन्होंने बहुवचन हो गया। तो ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन आता है। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम में। अब आप कहेंगे विशेषण, विशेषण भी क्या है? जैसे अच्छा लड़का, ठीक है, लड़का पुल्लिंग है, एक वचन है, तो यहां पर क्या है? अच्छा शब्द है। लड़का पुल्लिंग है तो हमारा विशेषण भी अच्छा पुल्लिंग है। और लड़की अच्छी, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? विशेषण भी परिवर्तन करता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, तो इनमें परिवर्तन होता है। क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। क्रियाओं में तो परिवर्तन काल के अनुसार होता है, वचन के अनुसार होता है, लिंग के अनुसार होता है। तो कैसे? कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, करेंगे, तो लिंग, वचन और काल के अनुसार इनमें परिवर्तन आता है। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
ये 4 शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। अब आते हैं अभिकारी शब्द या अव्यय। ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है वैसे ही प्रयोग में लाए जाएंगे। ठीक है, इनमें सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। अब जैसे क्रिया विशेषण में राम ने सुंदर गाया या मीठा गाया। ठीक है, राम ने मीठा गाया, राम ने मीठा गाया। ठीक है, सीता ने मीठा गाया। अब बताइए, मीठा शब्द में कोई परिवर्तन हुआ? क्योंकि क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। लड़कियां तेज दौड़ रही हैं। कैसे दौड़ रही है? तेज, क्रिया विशेषण है। दौड़ने जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है? तेज। लड़के तेज दौड़ रहे हैं। तेज में कोई परिवर्तन आया क्या लड़के और लड़कियों के अनुसार? नहीं आया ना, तो ये क्रिया विशेषण हो, माने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। समुच्चय बोधक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जैसे विष्णु आदि बोधक, इनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन आता है। जैसे शब्द हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हो, कारक हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो। देखिए, लड़कियां तेज दौड़ रही हैं, लड़की तेज दौड़ रही है, वचन भी बदल गया तो भी उनमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, नहीं आया। तो इनमें ऐसे ही संस्कृत में होते हैं अव्यय और ऐसे ही हिंदी में अव्यय होते हैं। इन अव्ययों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक के अनुसार। तो हमारे वाक्य शब्द 2 तरीके से होते हैं, विकारी और अविकारी। यदि हमारे पास समय रहेगा एक बार पूरा व्याकरण आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा। अब क्लियर हुआ? मैम एक बार अव्यय बता दीजिए। क्या बता दें? मैम अव्यय, मैम ये व्याकरण में अभी क्या कर रहे थे आप जब मैं बता रही थी? अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? जो दो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, इसमें समुच्चय बोधक क्या काम करते हैं? 2 शब्दों को, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। संबंध बोधक, 2 शब्दों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बताते हैं, वह संबंध बोधक होता है। विस्मय आदि बोधक, शोक, प्रसन्नता, आशीर्वाद, कष्ट, घृणा, ये सब जो हर्ष, ये जो भाव होते हैं वो विस्मय आदि बोधक होते हैं। जैसे वह क्या दृश्य है, तो ये विस्मय आदि बोधक है ना। और आते हैं 5वां निपात। किसी शब्द के ऊपर विशेष बल देने के लिए हम तो, भी, भर, तक, ये प्रयोग में लाते हैं, ये होते हैं निपात। जैसे 5 रुपए ही देना है। किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? मैम सूर्यास्त। मैम सूर्यांश। बंद करो माइक। किसका है? सूर्यांश, माइक बंद करो। मैम सूर्यांश। चलो चलो, ठीक है ना, क्लियर हो गया वैशाली? चलिए अब हम ये हम समुच्चय बोधक अव्यय के प्रयोग में देख रहे हैं। देखिए, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले जाना चाहती हूँ। ओके, ये तो हो गया था। मुनिया ने स्वप्न देखा वह चंद्रमा पर बैठी है। यहां देख लीजिए,
बल्कि इसलिए, परंतु कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि। क्या होगा मैम मैं इसका? बताऊँ टीचर? मैम की हाँ बोलो अतिशय, बोलो। की होगा, की नहीं होगा। मैम देखिए, परंतु नहीं, परंतु नहीं होगा। मुनिया ने चंद्रमा स्वप्न पर देखा कि नहीं, कि। अब देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये गलती आप लोग बहुत करते हैं, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा की में। देखिए दोनों का उच्चार, हमारी हिंदी भाषा की एक विशेषता होती है कि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही उसे हम लिखते भी हैं। बोलना और लिखना हमारी हिंदी भाषा का एक जैसा है। आप देखिए, अब जिसने की बोला तो वो की लिखेगा, जिसने की बोला वो की लिखेगा। यहां पर की जो है वो संबंध बोधक कारक है। का, की, के, जो दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं वहां पर आता है की कारक चिन्ह, और की समुच्चय बोधक है। की समुच्चय बोधक अव्यय है, माने दो शब्दों को दो वैसे, और इसमें सोचो तो सीधा सीधा सोच लो कि दो शब्दों को जोड़ने का काम की करती है, इनमें जो संबंध बताती है। जैसे राम की पुस्तक, तो की है, संबंध है, दो शब्दों को जोड़ा है की ने। दो वाक्यों का जोड़ने का जो काम करेगी वो बड़ी की नहीं होगी। की, बड़ी की भी मत बोलिए, आप लोग उच्चारण सीखिए। की नहीं, कि। तो यहां पर भी है, मुनिया ने स्वप्न देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी हैं। अब देखिए यहां पर भी की दिया हुआ था कि उच्चारण कर, यदि, यदि नहीं, यदि, ताकि, न कि, इसलिए, बल्कि, बल्कि नहीं, बल्कि, इसलिए, न कि इसलिए। उच्चारण पर ध्यान दोगे तो मात्राओं की अशुद्धियां कम हो जाएंगी। अब अगला है, छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे, जालंधर, ना कि जालंधर। ना कि जालंधर। यहां हम सब छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे। ये बताओ क्या है? बताओ इसमें से, बल्कि की है, परंतु की? या मैम बल्कि हाँ, छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर, सब बल्कि दुर्गापुर जाएंगे नहीं, यहां पर ये सेंटेंस ही कुछ गलत हो रहा है। छुट्टियों में हम मैम सब, या यदि नहीं नहीं, ये यहाँ पर पूरा सेंटेंस हो रहा है, यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ पढ़ने की। छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। न कि यहां पर आ जाएगा, न कि जालंधर। छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक जो दिया हुआ है रिक्त स्थान, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। या तो यह हो जाएगा, या दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर, या डालो यहाँ पर, या तो यदि दो है तो यहाँ डालो, छुट्टियों में हम सब या दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। कहाँ जाएंगे? या शब्द आ जाएगा। यदि दोनों रिक्त स्थान रखना है तो फिर या लगा देंगे, या दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर, मैंने ऑप्शन है, तो या शब्द आ जाएगा। या रिक्त स्थान हटा देंगे, ये वाला रिक्त स्थान हटा देंगे तो सीधा हो जाएगा, छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे न कि जालंधर। दोनों तरीके से यह आंसर सही हो सकता है। चलिए, सब्जी कटवा कर रखना, घर आते ही मैं खाना बना लूं। ताकि ताकि ताकि, ताकि ताकि सब्जी कटवा कर रखना, ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, मैं यह बात नहीं करती। यदि तो हाँ, यदि तो, यदि मुझे पता होता यदि तो। शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती।
इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए इसलिए अनाज अनाज महंगा है। महंगा है, इसलिए अनाज महंगा है। हाँ, विमल जर्मन सीख रहा है, ना कि न मैम कि ना फ्रेंच। कि ना कि ना कि फ्रेंच। फ्रेंच। चलिए, अब समझ में आ गया। ये भी हो सकता है ना, जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। नहीं, अब यहाँ पर ना की कर दो, या यहाँ लगा दो, या यहाँ लगा दो, ना की कर दो, ना कि फ्रेंच। हाँ, गलत नहीं होगा मैम वो भी, अगर हम लोग वो भी आपका गलत नहीं होगा। अब लास्ट है, देखते हैं उसमें क्या ग्रामर है। मैम हम्म मैम जैसे वहां पे लिखा था कि विमल जर्मन सीख रहा है ना कि फ्रेंच, अगर हम वहां पे या लगाएंगे वो तो एक क्वेश्चन बन जाएगा ना। हम लोग पूछ रहे हैं कि वो फ्रेंच सीख रहा है या जर्मन। तो हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो फिर या लगा देंगे, नहीं लगा होगा तो नहीं लगाएंगे। चलो, इसमें हम देखते हैं भाषा की बात आ गई। देखिए, भाषा की बात में देखिए, अभी आपने क्या शब्द पढ़े थे, श्रुति सम, माने थोड़ा सा उनमें मात्राओं का अंतर था और अर्थ बदल गया था, उन्हें श्रुति सम कहते हैं। मात्राओं का थोड़ा से अंतर में ही उनमें अर्थ का बदल जाना श्रुति सम हो गया। ठीक है, अब आपका आता है अगला, मतलब अनेक, मतलब ये अर्थ अलग है इनके, मतलब देखने में ऐसे लग रहे हैं कि समान अर्थ वाले हैं, लेकिन इनमें अर्थ अलग अलग है। जैसे देखिए, स्नेह और प्रेम, आपको लग रहा होगा स्नेह और प्रेम तो एक ही चीज है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से समानार्थी होने पर भी, और यहाँ पर बहुत सारे शब्द देखिए, स्नेह और प्रेम तो समानार्थी है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे स्नेह है, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है वो स्नेह है। प्रेम साधारण प्रेम, माने किसी भी वस्तु से भी प्रेम हो सकता है, व्यक्ति से भी हो सकता है, माने कोई भी किसी चीज से प्रेम कर सकता है। प्रेम एक साधारण अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे माँ बच्चों से स्नेह करती है, मुझे अपने दादाजी से बहुत प्रेम है, या मैं खेलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मैं गाने से बहुत प्रेम करता हूँ, गीतों से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये साधारण अर्थ। स्नेह क्या है? बड़ों का छोटों के प्रति जो प्यार होता है वो स्नेह है। किसका माइक ऑन हुआ? हाँ बोलो। मैम प्रेम और लगाव में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्रेम और लगाव में ये डिफरेंस है। देखिए, प्रेम तो हम जैसे मुझे इस वस्तु से बहुत प्रेम है, प्रेम होने का मतलब ये है कि हाँ प्रेम है। लगाव मतलब होता है एक बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में उसके साथ अटैचमेंट हो जाए। प्रेम के साथ एक और अटैचमेंट, मतलब उसके बिना शायद हम उसको कल्पना नहीं करें। लगाव मतलब और अधिक ज्यादा अटैचमेंट, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, वो लगाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है ग्रह। उच्चारण समान है, ग्रह गृह, लेकिन अलग उच्चारण हुए। ग्रह, ग्रह माने जो ग्रह नक्षत्र है, जैसे सूर्य, शनि, ये ग्रह होते हैं ना हमारे, वो ग्रह नक्षत्र। गृह माने घर। फिर आता है शांति, शांति और सन्नाटा। शांति क्या है? बहुत सारे लोग मतलब लोग हैं चुप रहे हो। परंतु चुप है, चुप है तो वो शांति है। माने लोगों के रहते हुए भी कोई शोर ना होना शांति है। सन्नाटा मतलब सुनसान जगह जहां पर कोई भी नहीं है। है भी नहीं, हाँ, वहां पर कोई है भी नहीं। है भी नहीं, है नहीं, है ठीक नहीं। है। वहां होता है सुनसान जगह जो होती है, वो जहां पर कोई ना हो वो होता है। निधन, निधन माने मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर निधन भी बोलते हैं। वैसे तो निधन शब्द का प्रयोग कहते हैं कि उन लोगों के लिए किया जाता है जो महान आत्माएं होती हैं, महापुरुष होते हैं, उनका निधन हो गया है ना।
सामान्य अर्थ में तो हम मृत्यु शब्द ही लेते हैं, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। मृत्यु और निधन है। निर्धन, निर्धन माने गरीब, जिसके पास धन नहीं है। अब आता है धूल। धूल माने मिट्टी के कण, धूल मतलब मिट्टी के कण, और राख मतलब जले हुए के बाद बचा। हाँ, किसी वस्तु का जला हुआ अवशेष माने बचा हुआ, अवशेष माने बचा हुआ, किसी मिट्टी का बचा हुआ अवशेष, सॉरी क्या बोल दी, धूल माने मिट्टी के कण, और राख माने किसी वस्तु का जला हुआ अवशेष। समान माने इक्वल, बराबर, सामान माने वस्तु कोई भी। फिर आया है दिन रात, और भी है क्या इसमें, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब कौन सी चीज रह गई आपकी, कौन सी चीज रह गई जिसको आप समझना चाहते हैं? मैम प्रत्यय। प्रत्यय, ओके, मैं फिर से लॉगिन कर लेती हूँ, प्रत्यय समझा देती हूँ, प्रत्यय समझा देती हूँ, ठीक है। बहुत देर से हो गया था ना, इसलिए इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। भी करके फिर मैं आप लोगों को प्रत्यय समझाती हूँ। देख लेती हूँ इसमें प्राइमरी में प्रत्यय है क्या, तो इसमें से ही समझा दूँ, नहीं तो एक सेकेंड, मुझे सिक्स का सेकेंडरी ग्रामर पे जाना पड़ेगा। अभी हम करते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्यय नहीं है, आपके इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें श्रुति संभिन्नार्थक में प्रत्यय इसमें नहीं है। हम ये टाटा इसमें प्रत्यय नहीं है। ग्रामर एक बार देखते, इसमें प्रत्यय होंगे जरूर। काल शब्द भंडार में देखते हैं, शब्द भंडार में शायद प्रत्यय आ जाए। शब्द भंडार में ताविकारी शब्द है, नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट कल मैं आप लोगों को प्रत्यय का स्लाइड बना के ले आऊंगी, क्योंकि आपके टाटा एस जो है ना क्लास, उसमें प्रत्यय नहीं है। कल मैं स्लाइड बना के लेकर आ जाऊंगी, ठीक है ना। ओके मैम। कल भी हमारा क्लास है ना, तो कल हम प्रत्यय आपको समझा देंगे। और भी आपको लगता है कि कोई और व्याकरण में आपकी क्लास 2 बजे है। हाँ मैम आपकी कल क्लास 2 बजे है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 2 बजे होने से क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैम कल क्लास 2 बजे है। हाँ, कल 2 बजे होगी, लास्ट क्लास है ना आपका, 5th पीरियड है ना। एक सेकंड में और देख के बता देती हूँ। मैम सैटरडे को 5 पीरियड लगता है ना, 5 पीरियड्स लगते हैं ना, तो 10 o'clock से होगा, तो वो आपको मैसेज चला जाएगा। मैम 2 बजे ही है। मैम कल 5 पीरियड लगेंगे। हाँ, 5 पीरियड्स में होगा, आपका 3rd पीरियड से शुरू होता है ना, आपको तो उससे कोई लेना देना नहीं, आपका 3rd पीरियड से शुरू होगा। और आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, 5 पीरियड्स आपके नहीं लगेंगे, आपके तो 2 ही लगेंगे। तो आपके पास तो मैसेज पहुंच जाएगा, जो पीरियड अटेंड करना है, मतलब जो पीरियड होंगे तो वो टाइम पहुंच जाएगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगी। मुझे तो लग रहा है मैंने तो शायद लिंक भेजी हुई है आपको कल की। यस मैम। रोज लिंक भेजती नहीं है। चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम नहीं। एक बात और पूछना है मुझे, एक बात पूछना है। जाओ। अरे मैं ये पूछना चाह रही थी कि
गांधी जी वाला पाठ नौकर हम लोग पहले कर चुके हैं ना, वो पूछना चाह रही थी। गांधी जी वाला पाठ हम लोग नौकर वाला पाठ पढ़ चुके हैं ना। यस मैम। यस मैम।